माननीय सदस्य श्री तारिक अनवर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी बात आपके इजाज़त से बजट के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ, कोई अपनी बात कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और ना ही मेरा विषय ये रहा है। मैं एक साधारण विद्यार्थी रहा हूँ। एक आम नागरिक होने की हैसियत से जो आम लोगों की जो भावना है उसको आपके सामने और इस सदन के सामने रखने की इजाज़त चाहता हूँ। अध्यक्षा महोदय, हर वर्ष की तरह इस बार भी जो आंकड़े के जाल में सरकार के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है, चिंताजनक है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में जिस प्रकार से गलत बयानी से काम लिया गया वो आश्चर्यजनक है। शायद देश के मशहूर शायर ने इसी अवसर के लिए ये पंक्ति लिखी थी कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वही हालत हो गई है हमारे देश की सरकार की। सभापति महोदया, मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कोई सबक सीखने की कोशिश नहीं की, जबकि जो परिणाम आए थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि आने वाले समय में हमें ऐसा बजट देना है या ऐसा कदम उठाना है, ऐसा रोड मैप बनाना है जिससे जो हमारे देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, उसका रास्ता निकाला जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आने वाला बजट एक ऐसा दस्तावेज होगा, लोगों ने सोचा था कि उस दस्तावेज में गरीबी कम करने, बेरोजगारी दूर करने और कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे महंगाई से आम लोगों को निजात मिल सके। लेकिन मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि कोई कारगर उपाय नहीं सुझाया गया है इस बजट में। अध्यक्षा महोदय, सभापति महोदया, ये प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने वक्तव्य में दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं सरकार से कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर गरीबों की संख्या घटी है तो उपभोग दर में कमी क्यों नहीं आई? अगर सिर्फ 15 करोड़ लोग गरीब बचे हैं तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर गरीबी वाकई घटी है तो नीति आयोग के इस दावे को विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्यों नहीं उसको स्वीकार कर रहे हैं? गरीबी मापने के जो मानक क्यों बदले गए? नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार रुपए की लगातार गिरती कीमत को रोकने में असफल है। पहली बार रुपया 87 के पार पहुंच गया है। इस असफलता की कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस की सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए ठोस कदम उठाए। ये जो अक्सर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम सिर्फ नारे नहीं देते हैं गरीबी हटाने का,
और बल्कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में जो गरीबी को दूर करने का मात्र नारा नहीं दिया था। सभापति महोदया, हमारे लिए गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा नहीं था। इंदिरा जी की सरकार से लेकर उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गरीबी हटाने के लिए वास्तविक योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे नीतियों ने देश को गरीबों को मदद करने की कोशिश की। हमने कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रिविलेज खत्म किया, लैंड रिफॉर्म हुआ। ऐसे कई प्रगतिशील कदम उठाए गए जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, तमाम ये जो योजनाएं थी इनको हम लोगों ने शामिल किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया ताकि उसका लाभ आम लोगों को, गरीबों को खास तौर पर पहुंचे। बिहार के इस बजट में बिहार का जिक्र है, इसलिए उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं आपकी इजाज़त से कि बिहार को सिर्फ भाषण मिले। इस बजट में बिहार का जितना जिक्र हुआ उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ और लोगों को ये गलतफहमी हुई कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। वित्त मंत्री की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन बिहार के विकास की नहीं। हमें बजट भाषण नहीं, वास्तविक आवंटन चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो वादा किया गया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि बिहार और झारखंड के बंटने के बाद बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास खनिज नहीं है, कल कारखाने नहीं है, हम पूरी तरह से सिर्फ कृषि पर निर्भर करते हैं। वैसी हालत में बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हुई है, सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम हुआ है। मखाना बोर्ड का जिक्र तो हुआ, लेकिन उसे कितनी वित्तीय मदद मिलेगी उसकी कोई जानकारी इस बजट के भाषण में नहीं है। देश को बजट से बहुत उम्मीद थी। सभापति महोदया, माननीय पिछले बजट से इस बजट के बीच 2.5 लाख करोड़ का अंतर आया है, लेकिन इसमें से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खेती किसानी में और 1,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में दिए गए। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ये एक सवाल है। ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया गया, शिक्षा के लिए आवंटित राशि में कमी कर दी गई, खाद और फूड सब्सिडी में कटौती कर दी गई, मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया गया। किसानों को आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी का इंतज़ार है। जब सरकार 16 लाख करोड़ का कर्जा कॉपरेटिव्स का माफ़ कर सकती है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का खर्च जो लगभग 1 लाख करोड़ आएगा वो उठा सकती है, तो क्यों नहीं 16 करोड़ जो किसानों के लिए 26,000 करोड़ खर्च कर हम एमएसपी सुनिश्चित कर सकते हैं। एमएसपी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है सदन में, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आय घट रहा है और महंगाई चरम पर है। इसका सीधा असर आम जनता की बचत पर पड़ा है। घरेलू बचत 50 वर्षों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लोग अपने गहने गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं। ये संख्या 50% तक बढ़ गई है। ऋण चुकाने में असमर्थ के कारण डिफॉल्ट के मामले में 30% संख्या बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पिछले बजट में प्रधानमंत्री
इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी, जिसमें 5 साल में 1 करोड़ युवकों को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया था। हकीकत यह है कि 1 साल में मात्र 28,141 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप मिली है, और यानी लक्ष्य का केवल 0.28% ही पूरा हुआ है। सभापति महोदया, बस खत्म ही हो गया, 2 मिनट और। जीडीपी ग्रोथ दर गिर रही है। सरकार भले ही प्रचार प्रसार कर रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ दर मात्र 6.4% रहने वाली है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। मोदी सरकार चाह कर भी ये नहीं छुपा सकती कि यूपीए के 10 वर्षों में जीडीपी ग्रोथ औसत 7.5% थी, जबकि मोदी सरकार के 10 वर्षों में ये मात्र 6.5% रह गई है। एफएमसीजी कंपनियों की रिपोर्ट बताती है कि छोटे पैकेजों की मांग बढ़ रही है, यानी लोग ज़रूरी सामान भी कम मात्रा में खरीद रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ केवल 5.3% रह गई है, जबकि माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ 7.1% से घटकर 2.9% हो गई है। निवेश क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी हम वित्त मंत्री जी से जानना चाहेंगे। भारतीय उद्योगपति प्रधानमंत्री की तारीफ तो करते हैं, लेकिन निवेश करने के से बचते हैं। इसकी क्या वजह है? सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग, बदले की राजनीति, अत्यधिक टैक्स और कठोर नीतियां। सरकार आम आदमी से जीएसटी के नाम पर अत्यधिक कर वसूल कर रही है। आटा, दही, दवा, शिक्षा, पॉपकॉर्न और यहाँ तक के पुरानी कारों तक पर भारी टैक्स लगाया जा रहा है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से ज़्यादा वसूली अब आम आदमी से की जा रही है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना अधूरा है। सरकार ने 2022 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया था। अब 2025 भी आ गया, लेकिन ये लक्ष्य आज भी दूर की कौड़ी है। इससे मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें हर साल 10% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, और जो इस सरकार के बस की बात नहीं है। निष्कर्ष, माननीय सभापति महोदया, ये सरकार केवल प्रचार और दावों में विश्वास करती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो प्रचार से हटकर देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवकों और गरीबों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दें। धन्यवाद।